हेलो स्टूडेंट, मैं एक ताक्षी आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2005 सिविक्स के पेपर यानी यूपीटीजीटी सिविक्स का पेपर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, वो भी 2005 का। तो शुरू करते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर पंचायती राज्य की स्थापना है, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब जो भी लोकतंत्र है उसका विकेंद्रीकरण से तात्पर्य पंचायती राज की स्थापना है। तो यहाँ पर 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नाम दिया। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद संस्थाओं की स्थापना की बात कही गई। तो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर ही क्या बनी? पंचायत राज की स्थापना होती है। आगे देखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। तो किया गया था कब? सन 1952 में। नेहरू का लोकतांत्रिक तरीकों में अटूट विश्वास था। सन 1952 में इन्हीं के पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ इसलिए किया गया ताकि अधिक नियोजन एवं सामाजिक पुनरुद्धार की राष्ट्रीय योजनाओं के प्रति देश की ग्रामीण जनता में सक्रिय रुचि पैदा की जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर तात्पर्य है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। आगे है। राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों से मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता है? तो आंसर हमारा होगा 4 जो हैं राज्यों से मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त करनी चाहिए, तभी वो है राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी प्राप्त होगा उसको। आगे है। केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस सूची में दिया गया है? तो सूची नंबर दी गई है 7वीं में दी गई है। केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की 7वीं यानी सूची द्वारा किया गया है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का वर्णन है। संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, जबकि समवर्ती सूची में 52 है। तो संघ सूची में 97, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 है। आगे देखते हैं। और ये कौन सी अनुसूची उसमें आती है? तो 7वीं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीशों को सम्मिलित करके कितनी निश्चित की गई है? तो आंसर हमारा हो जाएगा 26। 1986 के संशोधन अधिनियम द्वारा न्यूनतम न्यायालय में से एक न्यायमूर्ति एवं अन्य जो है न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लेखित है? तो कौन से संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लेख है? तो आंसर होगा हमारा 368। 368 ए में कहा गया है कि संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिक कथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो है ब्रिटेन में संघात्मक नहीं है बल्कि एकात्मक है। वहाँ पर समस्त शक्तियाँ जो हैं केंद्र में निहित होती हैं, जबकि भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि में संघात्मक शासन प्रणाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान समीक्षा हेतु बनाई गई नवीनतम अब तक की अंतिम समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष यहाँ पर हो जाएंगे जस्टिस बेंटन चलेया। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? तो इसमें से कोई नहीं, लक्षद्वीप की राजधानी जो है कारावती है। आगे देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी, जबकि एंजल जो है मिजोरम की राजधानी है। आगे देखते हैं। लोकपाल विधेयक बिल अपने देश में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? तो 1990 में।
आगे है प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणाओं को किसने विकसित किया था, प्रजातांत्रिक समाजवाद को। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रजातांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। वे मानते थे विश्व की समस्याओं के समाधान का मार्ग समाजवाद में है। समाजवाद के प्रति उनका रुझान काफ़ी पुराना है। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कहा कि मैं एक समाजवादी हूँ। तो कब कहते हैं वो कि मैं समाजवादी हूँ? लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी दलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आंसर हो जाएगा द्विदलीय। लोकतंत्र की सफलता के लिए द्विदलीय प्रणाली सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इससे शासन में स्थायित्व रहता है, वैकल्पिक सरकार बनाने का भी विकल्प रहता है। ब्रिटेन एवं अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली के बजट से लोकतंत्र विकसित हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हमारा न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 14 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र ने अपना मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में रखने के पक्ष में मतदान दिया। न्यूयॉर्क में ईस्ट नदी के किनारे 7 हेक्टेयर भूमि खरीदने के लिए अमेरिका में जॉन डी रॉकफेलर जूनियर ने $85 लाख की रकम जो है दान में दी। संगठन की इमारत 1952 में बनकर तैयार हुई। न्यूयॉर्क के लो आइलैंड में लेक सक्सेस पर अस्थायी मुख्यालय बनाया गया। 10 जनवरी 1946 को लंदन में महासभा का प्रथम सत्र आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था? तो आंसर हो जाएगा 51 से 56। अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग गठित किया गया? तो आंसर होगा सन 1979 में मंडल आयोग गठित किया गया। मंडल आयोग का गठन जनता पार्टी ने 1979 में किया गया। अपनी रिपोर्ट में 1980 में प्रकाशित की आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे। उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए 11 संकेतक निर्धारित किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग के किसी भी सदस्य के सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात इसके अलावा कर परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रधानमंत्री हो जाएंगे। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। इसके बारे में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया। इस आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मार्शल टीटो। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू। मिस्र के कर्नल नासिर, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, जिन्होंने 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे? तो सरदार पटेल जी थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। तो केटी शाह का है। प्रोफेसर केटी शाह के शब्दों में यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान जो है बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। प्रोफेसर केसी वियर के उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। प्रोफेसर VN राव ने इसे नैतिक उपदेश माना है। अगला क्वेश्चन, संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गण पूर्ति होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 1/10। अनुच्छेद 103 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गण पूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो उदारवाद मिश्रित है लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक
कौन है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चार्ल्स मेरियर, डेविड ईस्टन, हॉराल्ड लासवेल, ये सारे के सारे हैं। आगे देखते हैं, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु जंजीरों से जकड़ा हुआ है, ये किसका कथन है? बहुत फेमस है, तो आंसर हो जाएगा रूसो का। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हेग में है, हेग में है न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसका मुख्यालय द हेग यानी नीदरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 26 जून 1946 को सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षरित विधेयक के अनुरूप हुई थी, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का ही अभिन्न अंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की कितनी संख्या है? तो 5 है। 5 में कौन कौन से? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और चीन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? तो 109 में जो है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे? वी.एन. राव। वी.एन. राव जो हैं विधिक सलाहकार थे, यहाँ पे वैधानिक परामर्शदाता ही पूछे हैं। अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद नियम समिति के अध्यक्ष थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष थे। अगला है, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। आगे है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान 26/11/1949 को अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत पूछे तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, तथा कुछ उपबंध जो हैं तुरंत प्रवृत्त हो गए थे और संविधान के मुख्य भाग जो है 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुए। इस तारीख को संविधान में प्रारंभ की तारीख कहा गया है। इसी तारीख को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक हुई थी? तो ये दिसंबर में हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में। तो यहाँ पर ये वाला आंसर सही हो जाएगा। वहीं जब ये बैठक हुई थी वहीं पर क्या है, भारत डोमिनियन की प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा के रूप में 14 अगस्त 1947 को पुनः समवेत हुई। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन स्ट्रगल, तो आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं। आगे देखते हैं, गुट निरपेक्ष वैदेहिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। स्वतंत्रता के बाद भारत विदेश नीति के निर्माता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष विदेश नीति को अपनाया। नेहरू का कहना है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत उचित एवं अनुचित में विभेद करके स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएगा। संपत्ति संबंधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, ये किसने कहा था? तो ये T.H. ग्रीन ने। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत जो है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने यह दिखाने के लिए किया था कि पूंजीवादी प्रणाली में पूंजीपतियों द्वारा श्रमिक का किस प्रकार शोषण किया जाता है। इसका वर्णन जो है दास कैपिटल में किया गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक हैं? कौन कौन है व्यक्तिवाद वाले विचारक? हर्बर्ट स्पेंसर। वैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थक हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। स्पेंसर के अनुसार राज्य संस्था इस बात का परिणाम है कि व्यक्ति अपूर्ण, स्वार्थी तथा विकृत प्रकृति का है। वह अपूर्ण एवं स्वार्थी होने के कारण अपना स्वार्थ पूरे करने के लिए अपराध करता है और अपराध को रोकने के लिए राज्य संस्था का अस्तित्व रहता है। स्पिरिट ऑफ लॉज जो है वो मोंटेस्क्यू की है पुस्तक, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला उपयोगितावादी सिद्धांत तो जर्मी बेंथम हो जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है। बेंथम ने ह्यूम के विचारों के आधार पर उपयोगितावाद का पूर्ण व्यवस्थित ढांचा खड़ा किया था तथा प्रतिपादित किया कि किस प्रकार उपयोगितावादी विचारों द्वारा राज्य के कार्यों को
मानव के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, तो ये किसने दिया था? तो जेम्स प्रथम ने दिया था। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के स्टुअर्ट जेम्स प्रथम द्वारा इंग्लैंड में दैवीय अधिकार का इतना अधिक समर्थन किया कि राजाओं को देवता ही बना दिया गया। लॉ ऑफ फ्री मोनार्की नामक पुस्तक में जेम्स प्रथम ने लिखा कि राजाओं को देवता कहना उचित है क्योंकि पृथ्वी पर उनकी और ईश्वरीय शक्ति की समानता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आंसर इसमें से फोर्थ कोई से भी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कोफी अन्नान अकॉर्डिंग टू 2005 के अनुसार है। आगे देखते हैं, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्मल, निकृष्ट और अल्पजीवी, ये किसका कथन है? तो ये हॉब्स का कथन है। राज्य संस्था के अस्तित्व में हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था की भी कल्पना की है। इसमें मानव प्रकृति की पूर्ण सामाजिक दशा कहा है जिसमें मानव जीवन नरकीय, असहाय तथा दुर्वहाय भार स्वरूप था। प्राकृतिक दशा का जीवन हिंसा प्रधान था। ऐसी दशा में उद्योग, संस्कृति, समाज इत्यादि का कोई स्थान नहीं था। दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो प्लेटो ने किया था। प्लेटो का कहना है कि राज्य तभी आदर्श स्वरूप प्राप्त कर सकता है जब राज्य का शासन ज्ञानी एवं निस्वार्थ दार्शनिक शासकों द्वारा हो। दार्शनिक राजा के शासन का यह सिद्धांत प्लेटो का प्रमुख और मौलिक सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्यसभा की वर्तमान संख्या कितनी है? तो 245 है। 245 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया था? रूसो ने दिया था। रूसो का सामान्य शिक्षा का सिद्धांत है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक चिंतन के लिए रूसो की एक अमर देन है। रूसो ने सामान्य इच्छा को समझने के लिए यथार्थ इच्छा एवं आदर्श इच्छा में भेद किया है। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, ये किसका कथन है? तो मैकाइवर का कथन है। मैकाइवर का कथन है रक्त संबंधी समाज को जन्म देता है और कालांतर में राज्य को समाज जो है राज्य को। आगे, संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य हैं? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 74वां। आगे देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 74A के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति उसके कृत्यों का प्रयोग करने में से ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, मतलब उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की से ऐसी सलाह पर साधारण तथा अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह को अनुसार ही कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्यों के द्वारा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो यहाँ पर 3 की गई हैं। कौन कौन सी है? युद्ध, पहली है युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352। दूसरा, राज्यों के संवैधानिक तंत्र में विफल होने के अनुच्छेद 356 और वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 360। अगला क्वेश्चन है, संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या कर दिए जाते हैं? स्थगित किए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। संकटकालीन घोषणा के लागू रहने के समय में 19वें अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को प्राप्त 6 स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाएंगी और राज्य द्वारा इन स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित या स्थगित करने वाले कानूनों का निर्माण किया जा सकेगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश आयरलैंड से। थर्ड ऑप्शन। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के नाम से राज्य के पथ प्रदर्शक हेतु कुछ सिद्धांतों की व्यवस्था की गई है। उसका उल्लेख संविधान के 4th भाग में है। भारतीय संविधान में इस संबंध में आयरलैंड के संविधान में मार्गदर्शन प्राप्त किया है। आगे है, किस संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो 42वां ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं,
अब ये कब जोड़े गए थे? 1979 में। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में संपत्ति को हटा दिया गया? तो ये 44वां है, 44वां। आगे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? तो इसके अनुसार जो है, इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यहाँ पर वही है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने या अन्यथा यह समाधान हो जाने की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो उस पर क्या लगा दिया जाता है? उस राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा 73वां संशोधन द्वारा। आगे देखते हैं 1992 में प्लेटो का आदर्श राज्य में कौन सा वर्ग जो है संरचना का हिस्सा नहीं है, सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है? तो वो है प्रशासक वर्ग, प्रशासक वर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है किससे? लोकतंत्र के मार्क्सवादी धारणा से, अवधारणा से। जहां लोकतंत्र के अधिकांश सिद्धांतों का सरोकार उदार लोकतंत्र की विविध अभिव्यक्तियों से है, वही जनवादी लोकतंत्र की धारणा मार्क्सवादी चिंतन से जुड़ी हुई है। जनवादी लोकतंत्र के अंतर्गत बुर्जुआ, निम्न बुर्जुआ, किसान और सर्वहारा वर्ग अपनी मिलीजुली सरकार बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं? तो यहाँ पर है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जो है प्राकृतिक अधिकार हैं अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। तो आई होप आपको ये पेपर जो है 2005 टीजीटी सिविक्स का पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।